एपिसोड में अपन सभी ने देखा था उस बुली वाले बंदे का फेस पूरी तरह से खराब हो गया होता है, इसीलिए जेन उसके ऊपर एक पोशन का यूज करता है जो कि उसे लोटस गिल्ड वालों ने दिया था। फिर जेन ली जैसिंग को बोलता है तो क्या हमें नर्स रूम की तरफ चलना चाहिए, और हम देखते ली जैसिंग काफी ज्यादा डर गया होता है, उसके पीछे पीछे जाने लगता है और तभी वो अचानक से बोलता है ये नर्स रूम का तो रास्ता नहीं है। और जेन बोलने लगता है मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी नहीं है तो हम यहाँ पे अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। और ली जैसिंग सोच रहा होता है इसका मतलब ये बंदा मुझे जानता है, और वो बोलता है कि मेरे फादर ने तुमको भेजा है। और तभी जेन सोच रहा होता है लगता है जैसे मुझे बिल्कुल गलत समझ रहा है, और जेन बोलता है नहीं मुझे कैसे पता होगा तुम्हारा फादर कौन है। और तभी जैसिंग बोलता है तो आखिर तुम मुझे यहाँ पे ढूंढते हुए क्यों आए। तभी जेन उससे बोलने लगता है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। और तभी ली जैसिंग बोलता है क्या तुम्हें मुझसे फेवर चाहिए। और जेन बोलता है हाँ मुझे तुमसे एक पोशन बनवाना था। और ये सुनकर ली जैसिंग काफी ज्यादा शौक आता है और बोलता है पोशन आखिर ये क्या चीज होती है, मैं ऐसी किसी भी चीज के बारे में नहीं जानता। और तभी जेन अपने जेब से वो पोशन निकालता है और बोलता है क्या ये पोशन तुमने नहीं बनाया था, और उसके बाद तुमने इस पोशन को ब्लैक मार्केट में बेच दिया। और ली जैसिंग सोच रहा होता है आखिर इसको पता कैसे चला मैंने इसको ब्लैक मार्केट में बेचा है। और जेन सोच रहा होता है मुझे पता है कि वो क्या सोच रहा है, क्योंकि ब्लैक मार्केट अपनी किसी भी सेलर की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करता और वहाँ की जो भी पेमेंट्स होती है वो सब एसी सिस्टम के हेल्प से होती है। तो इसका मतलब वहाँ से कुछ भी चीज लीक करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर जेन सोच रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, नॉन सिस्टम और एसी सिस्टम दोनों एक तरीके से काम करते हैं, नहीं तो मेरे इस पोशन को खरीदने के बाद भी मैं इससे जैसिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाता। और तभी ली जैसिंग बोलने लगता है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और तभी हम देखते जेन बोलता है मुझे पता है तुम मुझे रियलिटी शो नहीं करना चाहते, लेकिन मेरे पास इन सारे फालतू काम के लिए टाइम नहीं है। और ली जैसिंग सोच रहा होता है क्या मैंने उस पोशन को ब्लैक मार्केट में बेच के काफी बड़ी गलती कर दी, और मैंने कभी नहीं सोचा कि ब्लैक मार्केट की हेल्प से कोई मुझे ढूंढ पाएगा। और अगर फादर को इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया तो इसका मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे कुछ भी करके इस बंदे को रोकना होगा। और तभी ली जैसिंग जेन को बोलता है क्या तुम प्लीज इस बारे में किसी को नहीं बताओगे वरना मेरे लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और तभी जेन बोलता है मैंने ये सब तुमको ब्लैकमेल करने के लिए नहीं किया था, मुझे बस यहाँ पे एक अच्छे अल्केमिस्ट जरूरत है जो कि मेरे लिए काफी अच्छे पोशन बना सके। और जैसिंग सोच रहा होता है बंदे को देख के लड़के ये झूठ बोल रहा है, क्या इसे सच में फादर ने नहीं भेजा। और वो बोलता है तो आखिर तुम हो कौन। और तभी जेन बोलता है मैं जल्दी मिस अकेडमी का स्टूडेंट बनने वाला हूँ और मेरा नाम है मिन जेयुन। और फिर जैसिंग बोलता है ठीक है तो फिर मैं सुन लेता हूँ तुम क्या बोलना चाहते हो। और हम देखते हो दोनों जैसिंग के रूम में आते हैं और जैसिंग बोलता है तो आखिर तुम्हें कौन सा पोशन चाहिए। और तभी जेन बोलता है मुझे एलेक्सिर ऑफ मैजिक रीइंफोर्समेंट चाहिए, ये एक ऐसा एलेक्सिर है जो कि परमानेंटली मैजिक को बढ़ा देता है। ये बात सुनकर जैसिंग बोलने लगता है क्या सच में ये पॉसिबल है। और फिर जैसिंग बोलने लगता है कैसा एलेक्सिर जो कि परमानेंटली मैजिक को बढ़ा सके, तो इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी। मेरे हिसाब से मैंड्रेक रूट, स्प्रिंग वाटर और थोड़ी बहुत चीजें और लगेंगी। और तभी जेन सोचने लगा सच में एल्केमी कितने गॉड लेवल पे है, मैंने सिर्फ उसको एक पोशन के बारे में बताया जो कि डिस्कवर भी नहीं हुआ, और इस बंदे ने इतनी इजीली इंग्रेडिएंट का पता लगा लिया। और बहुत देर तक सोचने के बाद जैसिंग बोलता है मुझे नहीं लगता इतने परफेक्ट पोशन को मैं बना सकता हूँ, शायद से तुम्हें किसी और एल्केमी के पास जाना चाहिए। और तभी जेन बोलता है नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम करो, तुम्हें जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए वो सब मैं तुम्हें ला के दूंगा। और तभी जैसिंग बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन हम देखते जेन बोलता है अगर तुम इसमें फेल भी हो जाते हो तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे अंदर इसलिए इन्वेस्ट करूँ कि मुझे लगता है तुम्हारे पास स्किल्स है, और इन्वेस्ट करना इतना ज्यादा इजी भी नहीं होता, बहुत बार आप फेल भी होते हो। और हम देखते ये सुन के जैसिंग की आंखों में आंसू आते हैं, तो सोच रहे थे पहली बार जब किसी ने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया है। फिर हम देखते जेन वहां चला गया होता है, जैसिंग अभी भी सोच रहा होता है कि उस बंदे जितना आज तक मेरे ऊपर किसी ने भरोसा नहीं किया, और क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा कम टैलेंट था इसलिए मेरे फादर मेरे को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, और मैंने अपनी मॉम को भी बहुत जल्दी खो दिया था, इसीलिए आज तक मेरे ऊपर किसी ने भरोसा नहीं किया। और इस बंदे की ये बात की मेरे को काफी ज्यादा भरोसा करता है, पता नहीं क्यों ये बात मुझे काफी ज्यादा फील हो रही है। और हम देखते हैं हेल ने जो मेन क्वेस्ट दी होती है उसके दिन लगातार कम होते जा रहे होते हैं, और अब सिर्फ 10 दिन बाकी होते हैं। जेन सियोंगयुन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और सियोंगयुन जितने भी होली राइडर्स अटैक कर रही होती है वो उन सबको डॉच और ब्लॉक कर रहा होता है। और जब जेन अपनी होली राइडर्स अटैक करता है तो सियोंगयुन भी फोर्स फील्ड पे क्रैक पड़ने लगते हैं, और सियोंगयुन सोच रही होती है सच में जेन ने इतने दिनों में काफी ज्यादा ग्रो किया है, तभी वो दोनों अपनी पावर को और ज्यादा रिलीज करने लगते हैं। लेकिन बीच में सुंगजे ओपा आते हैं और बोलते हैं आज की प्रैक्टिस यहीं पे खत्म होती है। और सुंगजे ओपा सोच रहे होते हैं इन लोगों ने यहाँ पे फाइट कर काफी ज्यादा तबाही मचाई है, हालांकि नॉर्मल लोग इस फोर्स फील्ड के अंदर एक डेंट भी नहीं ला पाते। और तभी सियोंगयुन बोलती है जेन तुम्हारा मैजिक पावर पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो गया है, क्या तुम प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी को भी पढ़ रहे हो। और जेन बोलता है हाँ मेरी फ्रेंड मुझे थ्योरी समझा रही है। और तभी सियोंगयुन बोलती है जेन तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि मेरे पास तुमको थ्योरी पढ़ने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, सच में तुम्हारी फ्रेंड काफी ज्यादा स्मार्ट होगी। जेन सोच रहा था स्मार्ट तो काफी ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका बिहेवियर है जो कि मुझे काफी ज्यादा अनोइंग लगता है। और तभी सियोंगयुन बोलती है तो जेयुन तुम डंजन के अंदर वापस जाने वाले हो। और तभी जेयुन बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे बस ये चेक करना कि आखिर मैं कितना ज्यादा पावरफुल हुआ हूँ। सियोंगयुन बोलती है अभी रैंक डंजन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम इसको बहुत इजीली क्लियर कर लोगे। और जेयुन अपने मन में सोच रहा होता है अगर एक सिंपल सी ई रैंक डंजन होती तो मैंने इसको काफी जल्दी कंप्लीट कर लिया होता, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस डंजन का बॉस नाइट शेड है जिसका रैंक सी है, और उस जैसे एक एनिमी को अभी क्या मैं पहले भी नहीं हरा पाता, लेकिन अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि अगर मैं उसे नहीं हराऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा। हम देखते जेन वापस जैसिंग के पास जाता है और बोलता है ब्रदर आपने काफी ज्यादा मेहनत करी, जब वो उस एलेक्सी को कंज्यूम करता है तो उसकी मैजिक पावर 15 पॉइंट बढ़ जाती है।
और जेन सोच रहा होता अगर मैंने एक पोर्शन किसी और एल्केमिस्ट से बनाया होता तो मेरा मैजिक पावर बहुत मुश्किल से 5 पॉइंट बढ़ा होता। लेकिन ली जैसिंग एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड एल्केमिस्ट है। और फिर जेन उसको थैंक यू बोलता है और तभी ली जैसिंग बोलता है ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया। और जेन बोलता लगता है आपकी हालत काफी ज्यादा खराब है, आपको यहाँ पे जाके आराम करना चाहिए। और जेन वहाँ चला जाता है और सोच रहा होता है अब मेरी प्रिपरेशन पूरी से कंप्लीट हो चुकी है और कल मैं वापस से डंजन के अंदर एंटर करूंगा और उस डंजन बॉस को वहाँ पे हरा दूंगा। और फिर हमें हेल की तरह दिखाया था जो कि अपने पेट को बोल रही होती है गैरमीर मुझे लगता है कि कोई गेस्ट जल्दी आने वाला है। फिर हम देखते नेक्स्ट डे जेन अपने साथ काफी सारे इक्विपमेंट लेके आया होता है और बोलता है अंदर सेफ रहने के लिए इतने इक्विपमेंट काफी होंगे। और जब वो उस डंजन के अंदर एंटर करता है तो नॉन न्यू सिस्टम को हेलीमीर भेज देता है। और जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो वो बोलता है मैंने पहले ये फील नहीं किया था, यहाँ पे हर जगह नाइट शेड की पावरफुल ऑरा है, लेकिन इस बार वो नाइट शेड में से नहीं बचने वाला, मैं उसको हरा दूंगा। और उसके बाद मैं उस हेल से मिलकर पूछूंगा कि आखिर मुझे ग्रेट एनिमी क्यों बोल रही है और आखिर नॉर्नी सिस्टम और लोकी से मेरा क्या लेन देना है। और फिर जेयून को सियोंगयुन याद आ रही होती है जिसने बोला था कि मैं तुम्हें एक अलग क्लास देना चाहती हूँ जो कि मैजिक और मार्शल आर्ट दोनों को यूज कर सके और वो क्लास है मैजिकल स्वॉर्ड्समैन की। और मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि अभी तक कोई भी मैजिकल स्वॉर्ड्समैन नहीं बन पाया है और मैजिक क्लास लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर बात की जाए क्लोज कॉम्बैट की तो उसके लिए मार्शल आर्ट परफेक्ट रहती है। लेकिन अगर बात की जाए तुम्हारी तो मुझे तुम्हारे पर पूरी से भरोसा है, मुझे पक्का पता है कि तुम ये कर लोगे और तुम ही पहले मैजिकल स्वॉर्ड्समैन बनोगे। फिर हम देखते सिस्टम बता रहा था कि आपने एक डॉग को हरा दिया, एक रैत को हरा दिया और एक सोल्जर को भी हरा दिया और आपके एक्सपीरियंस पॉइंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। सुंगजी पर सोचता है लगता है यहाँ पे कोई है, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता कि आखिर यहाँ पे कौन आने वाला है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कार आती है और वहाँ से एक लड़की उतरती है, बोलती है सीनियर आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, आपको ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। और सुंगजे ऊपर उसको युंजू बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, यहाँ पे तुम्हारे गिल्ड का क्या काम है। और तभी युंजू बोलती है मैं यहाँ पे अपनी गिल्ड का ही काम करने के लिए आई हूँ और साथ ही मैं आपसे मिलना भी चाहती थी, लेकिन आप लोटस गिल्ड के अंदर नहीं थे तो इसीलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और सुंगजे ऊपर सोच रहे होते जब से हम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं तब से मैं इसे नहीं मिला और ये बात तो पक्का है कि ये मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे नहीं आई है। और फिर युंजू बोलते तो क्या आप डंजन को मैनेज कर रहे हैं और सुंगजे ऊपर बोलते हैं बाहर वाले का इस बात से कोई लेना नहीं है। और तभी युंजू बोलती है तो ठीक है मैं डायरेक्ट बात पे आती हूँ, मुझे आपसे एक रूमर के बारे में पूछना जो कि काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, क्या यू सियोंगिन बीमार है। और तभी हम देखते सुंगजे ऊपर काफी ज्यादा सीरियस होता है, बोलते हैं ये बात तुमने जहाँ से भी सुनी है वो बिल्कुल गलत है, हमारी जो डायरेक्टर है वो पूरी तरह ठीक है और आखिर तुम्हें ये बात किसने बताई। और तभी युंजू बोलती है आपको तो पता है हमारे क्रिएटर गिल्ड के पास काफी सारे खबरी है। और सुंगजे ऊपर सोच रहे होते हैं ये मुझे यहाँ पे रिवील कर रही है कि इसने हमारे गिल्ड के पीछे स्पाई लगा रखा है। और तभी सुंगजे ऊपर बोलते हैं मुझे यहाँ पे ये बात बताने के लिए थैंक यू, लेकिन आज के लिए मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ और अगर तुम्हें सिर्फ इतना ही काम था तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और तभी युंजू बोलते नहीं मुझे एक बात और पूछनी थी, क्या आप इस बंदे को जानते हो जिसका नाम है मिन जेयून, ये आजकल लोटस गिल्ड की बिल्डिंग में काफी ज्यादा आ रहा है और खास करके डायरेक्टर सियोंगिन से मिलने के लिए, मुझे लगता है आपको ये बात तो पता ही होगी। तभी सुंगजे ऊपर बोलते हैं बाहर वालों का इससे कोई भी लेना नहीं है। और फिर युंजू वहाँ जाने लगती है, बोलती है मुझे पहले से पता था कि आप मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन आखिर आपको लोटस गिल्ड क्या दे रही है जो आप अभी भी उसी गिल्ड में काम कर रहे हैं। और ये बोल के वो वहाँ से ले आती है। सुंगजे ऊपर बोलते हैं कि डायरेक्टर को इस बारे में बताना होगा। और फिर हमें वापस से डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जेन वहाँ पे सारे लो रैंक के मॉन्स्टर को मार दिया होता है, उसके सामने डंजन बॉस नाइट शेड आ गया होता है और वो बोलता है नाइट शेड तुमसे मिले काफी ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन इस बार रिजल्ट बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं होगा। तभी नाइट शेड जेन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जेन उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके ऊपर होली एरर से अटैक करता है और नाइट शेड लगातार जेन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जेन अपने स्टेप्स का यूज करते हुए लगातार उससे बच रहा होता है और बोलता है क्यों तुम्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे चीजें बिल्कुल तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं जा रही। और अपनी ब्लिड चैन वाली स्किल को एक्टिवेट करते हुए नाइट शेड के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है, लेकिन हम देखते उसके अटैक करने के बावजूद नाइट शेड को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और फिर जेन अपनी होली एरो से उसकी आंखों पे अटैक करता है और जेन को बताया था कि नाइट शेड की आंखें काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी को 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। और तभी जेन को एक डार्क ओरा पकड़ लेता है और उसको बताया था कि अगर आप इस ब्रांडिंग ऑफ डेथ को 10 मिनट के अंदर नहीं हटा पाए तो आपको यहाँ पे डेथ पेनल्टी दी जाएगी। हम देखते हैं कि जेन अपनी स्किल एब्सोल्यूट कैलकुलेशन एक्टिवेट करने का ट्राई कर रहा होता है, तभी उसको ध्यान आता है कि शायद से ये सब हेल ने किया है और वो बोलता है हेल आखिर तुम बीच में इंटरफेयर क्यों कर रही हो। और तभी जेन को बताया था कि उसके पास डेथ पेनल्टी से बचने के लिए सिर्फ 9 मिनट बाकी है। और तभी वो बोलता है मुझे कैसे भी करके नाइट शेड को हराना होगा, लेकिन जैसे उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है नाइट शेड भागने लगता है और साथ ही में वो हंस रहा होता है और जेन के पास सिर्फ 8 मिनट बाकी होते हैं। और जेन अपने मन में बोलता है इसका अंदर एक कमीना नाइट शेड मुझे चिढ़ा रहा है। और तभी जेन बोलता है अगर मुझसे दूर भाग रहा है तो मुझे कोई वाइड रेंज अटैक करना होगा, लेकिन हम देखते हैं उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और साथ ही में उसके मुंह से खून भी आने लगता है और उसकी अब डेथ पेनल्टी के सिर्फ 7 मिनट बाकी होते हैं। और तभी जेन उसकी आंखों की तरफ देखता है और वो बोलता है मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, अगर मैं इसकी कुछ आगे और खराब कर दूं तो मेरे लिए इसको हराना काफी आसान हो जाएगा। और जेन अपनी विंड बूस्ट नाम की स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और जैसे ही नाइट शेड उसे संभलता है तो जेन अपनी फ्लैशबैक नाम की स्किल का उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं इस स्किल से भी उसको कुछ नहीं हुआ होता और अब जेन के पास सिर्फ 4 मिनट बाकी होते हैं। और जेन बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग का एंड अब पास में है, क्योंकि जेन ने सैक्रिफाइस स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है। और हम देखते जेन का टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है
और उसकी काउंटिंग भी चालू हो गई होती है। और जैसे उसकी काउंटिंग 1 होने वाली होती है उसको बताया था कि उसने नाइट शेड को हरा दिया और आप वो हो जिसने फर्स्ट ट्रायल को कंप्लीट किया है। और तभी हेल बोलती है अब मुझे समझ में आया कि इसको क्यों चुना गया है। जेन फटाफट से मेरे टेंपल के अंदर आओ, मैं तुम्हें वहाँ पे आने के लिए इन्वाइट करती हूँ। जेन को बताया था कि आपने डंजन बॉस नाइट शेड को हरा दिया है, इसीलिए आपके ऊपर से डेथ पेनल्टी हटती है। साथ ही में आपको 3000 स्टैट पॉइंट भी मिलते हैं और नाइट शेड के पास से आपको एक कोर और एक शैडो आर्मर मिला है और आपका लेवल भी 3 नंबर से इंक्रीज हो गया है। और अब आपकी बारी है हेल्स टेंपल में जाने की। फिर हम देखते जेन हेल के टेंपल के बाहर आ गया होता है और तभी उसके सामने हेल का पेट गैरमीर आता है, जिसको देख के जेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हेल गैरमीर को बोलती है फटाफट से गेस्ट को लेके अंदर आओ। अंदर जाके जेन बोलता है हेल मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तभी हेल बोलती है मुझे नहीं लगा तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे और कांग्रेचुलेशन तुमने मेरे ट्रायल को कंप्लीट कर लिया। और तभी जेन बोलता है तो मुझे बताओ आखिर ये सब किस लिए है, आखिर मुझे नॉर्मल सिस्टम क्यों मिला और तुमने ये ट्रायल मुझे क्यों दिया। तभी हेल बोलती है ताकि तुम एक ग्रेट एनिमी बन सको। फिर जेन बोलता है ग्रेट एनिमी, लेकिन आखिर मैं ही क्यों। तभी हेल बोलती है जैसे तुम्हारा जन्म हुआ तब से तुम्हारी डेस्टिनी के अंदर लिखा हुआ था एक ऐसा ग्रेट एनिमी जो कि एसिड गॉड को हराएगा और एसिड गॉड में सबसे टॉप गॉड ऑडिन को मार देगा और यही लोकी और हम तुमसे चाहते हैं। तभी जेन बोलता तुम चाहते हो कि मैं ऑडिन को मारूं, लेकिन आखिर इसका मतलब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हेल बोलती मुझे इससे कोई लेन देन नहीं है कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा और तुम अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, तुम गॉड के गेम में आ चुके हो। लेकिन मेरी एक बात तुम हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ हाफ एसिड गॉड की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है वो एंड की तरफ बढ़ रहा है। हमारा जो टॉप एसिड गॉड है ऑडिन वो सबको अपने अंडर में करना चाहते हैं और उनको अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेट एनिमी है। और इस चीज की भविष्यवाणी हुई है कि उनको सिर्फ ग्रेट एनिमी रोक सकता है। और हम देखते हैं हेल उसको वापस से भेज देती है। जेन बोल रहा होता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे तुमसे और बहुत सारी चीजें पूछनी है। और तभी हेल बोलती तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, उसके बाद हम वापस से मिलेंगे। और तभी हेल किसी को बोलती है तो आखिर तुम कब तक यहाँ पे रहकर सुनने वाले हो, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ पे इन्वाइट किया था। और फिर हम देखते जेन डंजन के बाहर आ गया होता है और बोलता है आखिर में उसने मेरे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। और तभी उसको बताया था कि उसको हेल की तरफ से गिफ्ट मिला जो कि है हेल्स ब्लेसिंग और उसका रैंक भी EX है। फिर हमें वापस से हेल की तरफ दिखाया जाता है जो वहाँ पे दूसरा गॉड होता है वो बोलता है इस ओल्ड मैन को प्लीज माफ कर दो, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम मुझसे मिलने वाली हो तो मैं खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पाया। और हेल मुझे एक बात बताओ आखिर उसे फेस टू फेस मिला तुम्हें कैसा लगा। तभी हेल बोलते हैं अभी कुछ भी बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा क्योंकि अभी उसने अपने फाइट के अंदर सिर्फ पहला कदम रखा है। और तभी वो दूसरा गॉड बोलता है लगता है तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आया। और तभी हेल बोलती है हाँ इस बात को तो मैं मानती हूँ, जो ग्रेट एनिमी उसने पिछली बार से काफी अच्छा ग्रो किया है और मैंने एंड के अंदर जिसके ऊपर डेथ पेनल्टी लगाई थी उसने उसको भी ओवरकम कर लिया। और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि उसने मेरे को गलत साबित किया। और वो गॉड बोलता है कि उसमें मुझे काफी ज्यादा रिलीफ हुआ, कम से कम वो अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। और हेल बोलती है गॉड मिमी क्या कुछ इतना कहना था या फिर आपको कोई और काम था। और तभी गॉड मिमी बोलते हैं मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो। और तभी हेल बोलने लगती है आखिर तुम कब तक मुझे बेवकूफ बनाने का ट्राई करोगे, तुम चाहे कितना भी अपने अपीयरेंस को चेंज कर लो लेकिन मुझे पता है कि तुम कौन हो। और जो हमारा ग्रेट एनिमी उसका भी लॉ ऑफ कैजुअलिटी चेंज हो चुका है, तुम्हें क्या लगता है उससे मिलने के बाद भी मैं ये चीज नोटिस नहीं करूंगी। और ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है और मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर जायंट ऑफ विजडम का नाम बिल्कुल भी सूट नहीं करता। और तभी गॉड मिमी बोलने लगते हैं सच में तुम्हें बेवकूफ बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी हेल बोलने लगती है बस इतना ही नहीं, क्या तुमने ग्रेट एनिमी की लेफ्ट आई देखी, मुझे 100% भरोसा है कि वो ऑडिन की आई है जो कि उन्होंने पॉइंट ऑफ विजडम के अंदर सेक्रीफाइस कर दी थी। तो आखिर तुम लोग मुझे क्यों नहीं बता देते कि आखिर तुम और लोग क्या प्लान कर रहे हो। और तभी गॉड मिमी बोलने लगता है हेल प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता, ये बस ग्रेट एनिमी का फेट है तो मुझे लगता है उसके फेट के अकॉर्डिंग उसको चलना चाहिए। और तभी हेल बोलते चलो ठीक है मैं वेट कर लूंगी, लेकिन तुम लोग मुझे ये उम्मीद मत करना कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि जो ग्रेट एनिमी उसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और उसके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आने वाले हैं। तो उसको एक गाइड की जरूरत है जो कि उसको सही रास्ता दिखाए और उसको उन सारे ऑब्स्टेकल को फेस करने में हेल्प करे। फिर हम देखते सीन चेंज होता है और हमें आइटम्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाना जेन को बोलते क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हो। और जेन बोलता नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हाना बोलते चलो ठीक है फिर हम बाकी के आइटम खरीद लेते हैं। और जेन अपने मन में सोच रहा होता है सच में मुझे एक चीज काफी ज्यादा परेशान कर रही है क्योंकि हेल ने मेरे कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, लेकिन कम से कम मुझे वहाँ पे कोई चीज मिल गई और वो स्किल भी एक EX रैंक की स्किल है। और मेरे पास स्किल को छोड़ के और भी बहुत सारी स्किल है जो कि EX रैंक पे है। और ये रैंक एक ऐसी रैंक है जो कि ऐसी सिस्टम में काम भी नहीं करती, लेकिन आखिर ये हाफ एसिड गॉड मुझे चाहते क्या है। और हेल ने तो बोला कि वो लॉ के चाहते हैं कि मैं यहाँ पे ऑडिन को मार दूं। और तभी वहाँ पे एक आइटम का प्राइस देकर जेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि ये लोग इतनी सारी चीजें क्यों खरीद रहे हैं। और जब वो सारे आइटम्स की लिस्ट देखता है तो वहाँ पे उसके पसीने छूटने लगते हैं। और तभी हाना बोलती है मैं हूँ लोटस गेट से पार्क हाना और डायरेक्टर ने मुझे बोला था कि वो आपको एक प्रेजेंट देना चाहती हैं क्योंकि आप जल्दी मिल्स एकेडमी के अंदर एंटर करने वाले हैं। और जेन अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगा था कि वो मुझे कोई पोर्शन देगी, लेकिन इन्होंने तो मुझे इतने सारे इक्विपमेंट दे दिए। और तभी हाना बोलती है अब बारी है आर्मर की। और जेन बोलता है 1 मिनट रुको, मुझे किसी आर्मर की जरूरत नहीं, मेरे पास पहले से ही आर्मर है। और अपने मन में सोचता है यहाँ पे जो भी आर्मर पड़े हैं उन सबसे काफी ज्यादा अच्छा है शैडो आर्मर, प्लस इसकी एक बात अच्छी है ये बॉडी के अंदर छिप सकता है। तभी हाना बोलती है क्या तुम्हें एक ऐसा आर्मर चाहिए जो कि बॉडी के अंदर छुप सके, और सच में किसी भी रेड के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसे आर्मर को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है।
तभी जेन बोलता है मैं किसी और बारे में सोच रहा था, इसीलिए गलती से मेरे मुंह से निकल गया। और वैसे भी उस आर्मर की मुझे भी जरूरत नहीं है, उसको ढूंढना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। सिर्फ वो बंदे जो कि डंजन में काफी ज्यादा लकी होते हैं उनको ये मिल पाता है। तभी हाना बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस कोरिया का इकलौता रेडर जिसको ये मिल पाया है वो मेरे भाई है। जेन बोलता है क्या तुम्हारे भाई? तभी हाना बोलती है हाँ मेरे भाई का नाम है पाक सुनजय, क्या तुम्हें उनके बारे में नहीं पता? और तभी जेन सुनजय ऊपर के बारे में सोचने लगता है और वो बोलता है इन दोनों का वाइब काफी ज्यादा अलग है। तभी हम देखते हैं जेन की सुप्रीम गॉड आई एक्टिवेट हो जाती है और उसको वापस से एक लाइट दिखने लगती है। और जेन बोलता है ये लाइट मुझे तब दिखी थी जब मुझे सुप्रीम गॉड आई मिलने वाली थी। और वो फटाफट से उस लाइट को फॉलो करने लगता है। तभी जेन को बताया जाता है कि जो सुप्रीम गॉड आई है वो फॉल्स इल्यूजन को देख सकती है और आपके पास सुप्रीम गॉड आई की एक लो रैंक स्किल एक्टिवेट हो गई है जिसका रैंक भी EX है। और इससे आप अननोन आइटम को काफी इजीली जज कर सकते हो और आप किसी भी छुपे हुए आइटम या फिर इल्यूजनरी स्किल को देख सकते हो। फिर हम देखते सीन शिफ्ट होता है और हमें हुयन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अभी भी किसी से बैटल जीता होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है ये जीत तो इसके लिए काफी ज्यादा इजी है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि ओपोनेंट है वो काफी ज्यादा मैच जीत चुका है, लेकिन एक रियल टैलेंट से वो कभी नहीं जीत सकता। इस बात के पीछे कोई रीजन ही होगा कि लोग इसे फ्यूचर एस रैंक रेडर बोलते हैं। और हम देखते हैं हुयन के फादर बोलते हैं तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैच काफी ज्यादा इजी था। और चलो फटाफट से तुम शावर लेकर तैयार हो जाओ क्योंकि ये मैच ओवर हो चुका है और मुझे तुम्हारे लिए कोई आइटम खरीदने हैं। और हम देखते हैं हुयन शावर लेते सोच रहा होता है ये बेकार लड़के को जीते हुए मैं थक चुका हूँ, जहाँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे बिल्कुल भी ऐसा रेडर नहीं बनना था। फिर हमें वापस जेन की तरफ दिखाया जाता है जिसको मिस्टर रिटन नाम का आइटम मिला होता है और उसकी रैंक एक ग्रोथ टाइप होती है। और अगर आप इस आइटम को ले लेते हो तो आप मैजिक पावर डिटेक्शन सीख जाते हो। और क्योंकि जेन ने आइटम ले लिया होता है इसलिए इसको A रैंक की मैजिक पावर डिटेक्शन मिलती है। और जेन बोलता है क्या ये नॉन सिस्टम में से मजाक कर रहा है। और हम देखते हैं उसी आइटम स्टोर पे हुयन भी आया होता है, उसके फादर उसके लिए आइटम सिलेक्ट कर रहे होते हैं। और हुयन बोलता है क्या हमें इतने आइटम की जरूरत है? तभी उसके फादर बोलते हैं हुयन तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम फ्यूचर के अंदर एस रैंक रेडर बनने वाले हो। तभी हुयन बोलता है लेकिन अगर आप मेरे ऊपर इतना सारा पैसा खर्च करेंगे तो आखिर मदर की हॉस्पिटल फीस कैसे भरेंगे? और तभी हुयन के फादर बोलते हैं तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम बस यहाँ पे बैठ कर ट्रेनिंग करो। और हम देखते हुयन चुप हो जाता है और सारे लोग वहाँ पे हुयन के बारे में बात कर रहे होते हैं। और हुयन सोच रहा होता है मुझे बिल्कुल भी ऐसा रेडर नहीं बनना था। जब मैं बहुत ज्यादा छोटा था और मेरी अवेकनिंग हुई तो मेरी मॉम बहुत ज्यादा खुश थी और उन्होंने मेरे सर को सहलाया। और उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं बहुत पावरफुल रेडर बनूंगा। और हमारी फैमिली ने हमेशा तो बहुत बुरी लाइफ जी थी जो कि पूरी तरह से गरीबी से भरी हुई थी। उन लोगों को मेरे अंदर एक उम्मीद की रोशनी दिखी, लेकिन वो उम्मीद की किरण मेरे फादर के लिए एक टूल बन गया। और अब मुझे फील होता है कि मैं एक मशीन बन के रह गया हूँ जो कि सिर्फ मेरे फादर के कमांड को मानने के लिए बना है। क्या मेरे जैसा इंसान मिल्स एकेडमी में 3 साल रह पाएगा? और तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होने लगती है और बताया जाता है कि यहाँ पास में एक डंजन ब्रेक हुआ है और बहुत सारे डीमन स्ट्रीट के वो घूम रहे हैं। हालांकि हमने रेडर्स को इन्फॉर्म कर दिया और लोग रास्ते में ही है, तो इसीलिए आप लोग अंदर जाके कहीं पे छुप जाइए। ये बात सुनकर हुयन काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है और वो बोलता है सिटी के मिडल में डीमंस आ गए हैं। और हम देखते उसके फादर भी साइड में जाने लगते हैं। बोलते हुयन आखिर तुम वहाँ पे खड़े खड़े क्या कह रहे हो, चलो फटाफट से मेरे साथ चलो क्योंकि तुम एक जीनियस हो जो कि कोरिया को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर तुम्हें यहाँ पे चोट लग जाती है तो मिल्स एकेडमी में तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कत होगी। और हुयन अपने मन में सोच रहा होता है फादर ने बिल्कुल सही कहा, रेडर्स यहाँ पे बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन जब तक उनको यहाँ पे आने में टाइम लगेगा तब तक क्या हम लोग लोगों को मरने दे। और ये एक चांस है जब मैं अपनी वर्थ को प्रूव कर सकता हूँ कि मैं भी इंडिपेंडेंट रेडर हूँ। और वो वहाँ जाने लगता है। तभी उसके फादर बोलते हैं हुयन फटाफट से यहाँ पे वापस आओ, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? और हुयन सोच रहा होता है मुझे मेरी मॉम के लिए वो रेडर बना जो कि वो चाहती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने बहुत सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर होते हैं। उनको देख के हुयन बिल्कुल शॉक हो जाता है और उसकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही होती। और तभी हम देखते हैं उनमें से एक गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जेन एंट्री मारता है, उस गॉब्लिन को मार देता है। और जेन बोलता है तुम तो हुयन हो ना। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब जेन उस आइटम को खरीद के आ रहा होता है। तभी हाना बोलती है कि तुम कहाँ चले गए थे और ये पत्थर तुम कहाँ से खरीद के लेके आ रहे हो? और जेन सोच रहा था क्या आइटम से को पत्थर दिख रहा है। और तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होने लगती है सिटी के अंदर एक डंजन ब्रेक हुआ है। और तभी वहाँ से जेन शीशा तोड़ते हुए भाग जाता है और ऐसे ही करते जब सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार रहा होता है तो उसको अचानक से हुयन मिल जाता है। और जेन अपने मन में सोच रहा होता है मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे एक जीनियस मिल जाएगा। और तभी जेन बोलने लगता है हुयन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और तभी जेन के पीछे एक गॉब्लिन अटैक करने वाला होता है। हुयन बोलता है अपने पीछे देखो, लेकिन जेन अपनी मैजिक की मदद से उसको मार देता है और बोलते हैं यहाँ पे काफी सारे मासूम लोग हैं, हमें उन लोगों को बचाना होगा, तो क्या तुम यहाँ पे डर के खड़े रहोगे या फिर वेपन उठाओगे? और तभी हुयन सोच रहा होता है जब मैंने ये बात उस बंदे के मुंह से सुनी तो अचानक से मेरा सारा डर गायब हो गया और मुझे तो समझ में आ गया कि हाँ यही एक असली रेडर होता है जो कि लोगों को बचाता है और मुझे बिल्कुल ऐसे रेडर बनना है। और तभी जेन बोलता है क्या तुम्हें एग्रीवेट स्किल आती है जिसकी मदद से हम सारे डीमंस को अटैक कर सकते हैं, तुम उनमें से एक भी डीमन को मत छोड़ना, सबको अपनी तरफ अटैक कर लो। और तभी हुयन अपने मन में सोचता है मैं यहाँ पे बिल्कुल भी डरने वाला नहीं हूँ और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल के क्राई ऑफ एग्रीवेशन में यूज करता है, जिसकी वजह से जो भी डीमन 50 मीटर की रेडियस में थे वो सब इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और जेन अपने मन में सोच रहा होता है क्राई ऑफ एग्रीवेशन ये तो काफी ज्यादा हाई लेवल की स्किल है, ये ऑलरेडी नॉर्मल एग्रीवेशन के लेवल काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है, सच में इसे कहते हैं रियल टैलेंट।
हालांकि इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी तक बी रैंक तक ही पहुंच पाया है। शायद से इन सारी चीजों की वजह इसकी मेंटेलिटी हो सकती है। हालांकि जिस लेवल की इसकी पॉपुलरिटी है ये बहुत जल्दी अपने लेवल से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इसके पास वीक मेंटेलिटी है भी तो भी इस मेंटेलिटी को चेंज किया जा सकता है और मुझे इस चीज को चेंज करना है क्योंकि इसका पोटेंशियल में काफी ज्यादा काम आने वाला है। फिर हम देखते जेन अपनी मैजिक की हेल्प से और होयन अपने स्वॉर्ड से सारे गॉब्लिन को खत्म कर देते हैं। और जब वहाँ पे एक रेडर आता है तो बोलता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, और वो बोलता है मैं हूँ युंगुन जो नेशनल रेडर के हेडक्वार्टर से आ रहा है, क्या इन सारे गॉब्लिन को तुम लोगों ने हराया है। और तभी वो बंदा युंगुन अपने मन में सोच रहा होता है ग्रे हेयर और ग्रे आईज, इसका मतलब ये बंदा वही पॉपुलर होयुन है। और इन दोनों बंदों को देख के लग रहा है कि हाई स्कूलर हैं और शायद से इनकी एज भी सेम ही होगी। और तभी युंगुन बोलता है मुझे नहीं पता मैं हायर अप को इस बारे में कैसे बताऊंगा। और तभी जेन बोलता है वैसे मैं इस बारे में आपसे बात करने वाला था, आप एक काम करना, आप सबको बोलना कि ये सब रेडर्स ने किया है क्योंकि वैसे भी इस बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा कि हाई स्कूलर्स ने इतने सारे गॉब्लिन को मार दिया। और वो बंदा बोलता है लेकिन ये लॉ के अगेंस्ट है। और तभी जेन बोलता है लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। और तभी वो बंदा बोलता है तुम लोगों को तो पता है कि मैं गवर्नमेंट का बंदा हूँ और मैं डिसीजन खुद से नहीं ले सकता, मुझे अपने हायर से इस बारे में पूछना होगा और तुम लोग को इस चीज से काफी अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा। तभी जेन बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करना, सारा रिवॉर्ड होयुन को दे देना और इस बात को सीक्रेट रखना कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट था। और जेन अपने मन में सोच रहा होता है मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है क्योंकि लोटस गिल्ड मेरे को सपोर्ट कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि मिल्स एकेडमी जाने से पहले मैं बहुत सारे लोगों की नजरों में आ जाऊं और मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा अगर होयन के ऊपर मेरा एक फेवर होगा। तभी वो बंदा बोलता है चलो ठीक है ये चीज मैं कर सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं होयन इसके लिए मना करने लगता है और जेन बोलता है प्लीज तुम इसको ले लो क्योंकि मेरे ऐसा करने के पीछे कुछ रीजन है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं नहीं चाहता कि मिल्स एकेडमी जाने से पहले मेरी लाइफ बहुत बड़ी खतरे में आ जाए। पहले जब मैं मिल्स एकेडमी में गया था तो मेरे पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था, इसीलिए इस बात से उनको कोई दिक्कत नहीं थी। उनको तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मैंने मैजिक का पास चुना है और अगर उनको इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे पक्का रोकने का ट्राई करेंगे। और वो अपने फादर की बात कर रहा होता है और अभी के लिए मुझे प्रोफाइल काफी ज्यादा लो रखना होगा क्योंकि मुझे मेरे रिवेंज को लेने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ताकि कोई भी मेरे तक ना पहुंच सके। और हम देखते होयन अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे हमने गॉब्लिन को मिलकर मारा है, मैं नहीं चाहता कि मैं इस बंदे का क्रेडिट लूं, लेकिन अगर मुझे ये रिवॉर्ड मिल जाता है तो मेरी मॉम के इलाज में काफी ज्यादा हेल्प होगी। और होयन को देख के जेन सोचता है लगता है इसको डिसाइड करने में मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। और वो बोला तुम एक बार इस बारे में सोचो, तुमने यहाँ पे लोग को बचाने के लिए एक बार अपनी लाइफ का नहीं सोचा, क्या तुम्हें लगा तुम इस चीज को डिजर्व करते हो। और तभी होयन बोला तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो और जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें इस फेवर को जरूर लौटाऊंगा। और हम देखते बंदा सोच रहा होता है इसी भी डील करने में लड़का काफी ज्यादा अच्छा है, आखिर ये बंदा है कौन। और जेन जैसे वहाँ से जाने लगता है तभी होयन बोलता है तुम हो कौन, कम से कम तुम मुझे अपना नाम तो बताओ। तभी जेन बोलता है तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, वैसे भी हम दोनों सेम एज के हैं और हम दोनों मिल्स एकेडमी में जाने वाले हैं तो हम जरूर से वहाँ पे मिलेंगे। फिर हम देखते हैं मिल्स एकेडमी का फर्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जेन और यूजिन दोनों साथ में खड़े होते हैं और वहाँ पे सारे लोग होयन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा तो एक जीनियस है। तभी हम देखते हैं सियोमिना भी होती है और उसको देख के जेन सोच रहा होता है कि ये फ्यूचर में चल के एक बहुत बड़ी एस्टिंग रेडर बनेगी, तो अगर ये मेरी तरफ रहे तो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन ये दूसरे लोगों से काफी ज्यादा अलग है, तो अभी के लिए जो लोग मेरे पास हैं वही ठीक है। तभी हम देखते यूजिन बोलती है हे मैं जानती हूँ काफी ज्यादा प्रिटी है, लेकिन क्या तुम उसको घूरना बंद करोगे। तभी जेन बोलता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी हम देखते मिल्स एकेडमी का चेयरमैन गुजन वहाँ पे आता है और बोलता है बच्चे मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ। और गुजन को देख के जेन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उसको याद आ रहा था कि कैसे यूजिन मरी थी। और तभी वो यूजिन को बोलता है यूजिन यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो तुम प्लीज इस अकेडमी में केयरफुल रहना। और तभी यूजिन उसको बोलती है आखिर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, तुम टेंशन मतलब मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। और जेन मन में सोच रहा होता है यूजिन मेरी क्लास के अंदर टॉप 3 में से एक है, मैं इसको पिछली बार की तरह मरने नहीं दूंगा। और तभी गुजन बोलने लगता है तो हम लोग एंट्रेंस सेरेमनी को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन अगर मैं तुम लोग को इतना ही बताऊंगा तो काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। तुम लोग के लिए एंट्रेंस सेरेमनी के वक्त एक एंट्रेंस इवेंट का इंतजाम किया गया है और उस इवेंट के अंदर पुराने और नए स्टूडेंट सब हिस्सा लेंगे, जिसके अंदर तुम लोग एक एनक्लोज एरिया के अंदर होगे और वहाँ पे तुम लोग को एक दूसरे का नेम कार्ड चुराना है। और बोलता है चलो ठीक है फिर हम इस इवेंट को स्टार्ट करते हैं। और हम देखते सारे बच्चों के नीचे से पोर्टल खुलने लगता है, ये देख के यूजिन डरने लगती है तो जेन उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर हमें वापस से लोटस गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे सुंगजियापा बोलते हैं आज एंट्रेंस सेरेमनी का दिन है। और तभी सियोंगजिन बोलते हैं क्या एंट्रेंस सेरेमनी इतनी जल्दी आ गई, मुझे जेन को बेस्ट ऑफ लक बोलना था और अब कम से कम 3 दिन तक मुझे नहीं मिलने वाला। और तभी सुंगजियापा बोलते हैं हाँ वो एंट्रेंस इवेंट होने वाला है, उसके अंदर उनको 3 दिन तक एक स्पेस के अंदर रहना होगा, हालांकि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने आपकी तरफ से उसको मैसेज कर दिया था। फिर हम देखते जेन और यूजिन दोनों स्पेस के अंदर पहुंच गए होते हैं और जब जेन पीछे की तरफ देखता है तो उसको सियोमिना दिखती है और वो अपने मन में बोलता है कैसी लड़की जो कि कोरिया के मैजिक क्लास को चेंज करके रख देगी, जिसका मैजिक टैलेंट 92% है और सियोंग्युन के बाद में यही सेकंड एस क्लास मेज बनेगी। फिर हमें मिल्स एकेडमी के कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुजन में कोई बोल रहा होता है इस बार हमारे पास काफी सारे टैलेंटेड बच्चे हैं और उन सब में होइन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। और अगर बात करी जाए मेथ क्लास की तो सियोमिना, किम योजुंग और ली सोयुग ये तीनों ही काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इन सबका टैलेंट 90% या उससे ऊपर है। और जिन बच्चों ने अपने क्लास को चेंज किया है उनकी प्रोफाइल अभी तक अपडेट नहीं हुई है और हमें पता चलता है इस बंदे का नाम है सियोक जी। और तभी गुजन बोलता है अगर इस टाइम पे किसी बच्चे ने अपने क्लास को चेंज किया है
इसका मतलब वो बिल्कुल मिस एकेडमी को हैंडल नहीं कर पाएगा। और जो भी बच्चे मिस एकेडमी में आते हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉप वही करते हैं जो कि जीनियस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस बार होयून है, तो इसीलिए हमें उन जीनियसेस को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करना होगा। और अगर हम इन लोगों को खतरनाक सिचुएशन के अंदर डालेंगे तो ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इन लोग की रीअवेकनिंग हो जाए और इन सब चीजों के अंदर भले 100 सी रैंक हंटर मर जाए। लेकिन उन सारी चीजों के बीच में अगर हमें एक भी ए रैंक का हंटर मिल गया तो उन सारे सी रैंक का मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी भी रेडर को अपनी वर्थ प्रूव करनी है तो उसको लगातार ग्रो करना होगा। और जब उस रेडर ने ग्रो करना छोड़ा तो उसकी वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और हम देखते गुजन उन्हें सोच रहा होता है कि यहाँ पे मेरा काम ये है कि मैं उस बंदे के लिए परफेक्ट टैलेंट ढूंढूं और मेरे पास अब ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। और हमने उन बच्चों को सबस्पेस म्यूजिक का यूज करते हुए एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में भेज दिया है। और इस स्पेस के अंदर लगभग 5% नए बच्चे हमेशा यहाँ से आउट हो जाते हैं। और ये इवेंट सिर्फ और सिर्फ उनके आउट लिमिट को तोड़ने के लिए होता है। और जो इन्होंने मैंने सोच रहा होता है मैं अपने गार्ड को बिल्कुल डाउन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सामने शियोमिना खड़ी काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी हम देखते गुजन बोलने लगता है तो मैं तुम लोग को यहाँ के रूल्स बता देता हूँ। तुम लोग यहाँ पे सिर्फ 19 स्किल्स का यूज कर सकते हो जो कि सी रैंक से नीचे की है। और जितनी बार तुम लोग नेम कार्ड को लोगे उतनी बार तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। अगर एक करंट स्टूडेंट नया स्टूडेंट का नेम कार्ड लेगा उसको पूरे 10,000 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर नया स्टूडेंट करंट स्टूडेंट का नेम कार्ड ले लेता है तो उसको पूरे 1 लाख पॉइंट मिलेंगे। और इन पॉइंट्स की मदद से आपको मिस एकेडमी में काफी सारी फैसिलिटी मिलेगी। तभी जेन सोच रहा होता है वो स्किल जो कि सी रैंक से नीचे है, मतलब मेरी ए रैंक की ब्लीच चैन वाली स्किल, वो पूरी तरह से सील हो जाएगी। और साथ ही हमने सारे बच्चों का स्किल लेवल को 10% घटा दिया है, तो इससे तुम लोगों में से कोई भी इंजर्ड नहीं होगा। और जेन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये एंट्रेंस इवेंट उन बच्चों को निकालने के लिए है जो कि उतना टैलेंटेड नहीं है। और तभी जेन बोलता है चलो यूजिन हम चलते हैं, क्योंकि वैसे भी हमें शेल्टर का इंतजाम करना है वरना हमारे लिए यहाँ पे 3 दिन निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और जेन अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे सर्वाइवल के लिए हर तरह के इक्विपमेंट पड़े हैं, जैसे कि ट्रैप्स, हीलिंग पॉइंट और भी बहुत कुछ। और यहाँ पे ऐसा इकोसिस्टम है कि आपको फूड और शेल्टर ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और अभी के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम यहाँ पे एक शेल्टर को ढूंढे। तभी यूजिन बोलते जेन मेरी बात सुनो, अगर हमारे साथ एक और इंसान रहेगा तो क्या हमारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। और उसको देखो, उसको देख के लग रहा है कि वो भी एक मेज है, तो अगर वो हमारी तरफ रहेगी तो कितना ज्यादा अच्छा रहेगा। और तभी जेन सोच रहा होता है अगर शियोमिना हमारी तरफ रहेगी तो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन बात तो ये है कि उसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और मैं उसको पर्सनली तो नहीं जानता, पर जब मैं फ्यूचर के अंदर था तो मैंने काफी सारे न्यूज और आर्टिकल पढ़े थे कि शियोमिना बहुत बार अपने गुस्से कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डेंजर के अंदर आते हैं। तभी जेन बोलता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें भरोसा कि वो हमें धोखा नहीं देगी। और उसको देख के मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता उसको भरोसा किया जा सकता है। और तभी यूजिन शियोमिना की तरफ जाने लगती है और बोलती है मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। और तभी यूजिन के पास आके बोलती है हम लोग भी तुम्हारी तरह मेज है, तो क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगी। और ये एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर नया स्टूडेंट काफी ज्यादा दिक्कत में है, वैसे भी करंट स्टूडेंट से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी शियोमिना बोलती है लेकिन मुझे लगता है ये डिसीजन मैं बाद में लूंगी। तभी हम देखते वहाँ पे 2 करंट स्टूडेंट की एंट्री होती है। वो लोग बोलते देखो हमें 3 नए बच्चे मिल गए। और हम देखते वो थे शिन जुनसेंग और वॉन सोयुल। और तभी सोयल बोलने लगती है मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों को डिटेक्ट किया। और तभी वो जेन को देखते हुए सोचती है आखिर में इस लड़के को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाई। और तभी यूजिन बोलने लगती है ये जो सीनियर्स ये मार्शल आर्ट क्लास के हैं, तो जी उनके हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए। और तभी जेन बोलता है हम इन लोगों से भाग नहीं सकते, हम लोग को इन्हें यहाँ पे हराना होगा। और तभी जेन सोच रहा होता है जहाँ तक मेरी मेमोरी मुझे याद है वन सोल के पास में काफी अलग तरह की एबिलिटी है, और यहाँ तक कि वो अपनी स्किल की मदद से 300 किलोमीटर दूर तक लोगों को डिटेक्ट कर सकती है। और अगर इन लोग को हमने यहीं पे नहीं हराया तो हो सकता है ये लोग बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मिलके हमारे ऊपर अचानक से अटैक कर दे। और तभी जुनसेंग बोलता है इन लोगों को तो खुद ही हरा दूंगा, ये लोग काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हैं। और तभी सोहेल बोलती है तुम बिल्कुल भी अपना गार्ड डाउन मत करना, क्योंकि वहाँ पे जो हैंडसम लड़का खड़ा है मुझे लगता है उसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन तभी जुनसेंग अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल देता है और बोलता है चाहे कुछ भी गड़बड़ हो और वो है तो एक नया स्टूडेंट, और तुमको उन लोगों से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देखो उन लोगों को एक झटके में खत्म करके आता हूँ। तभी वो आगे बढ़ते हुए जेन को अटैक कर देता है, लेकिन जेन उस अटैक को डॉज कर लेता है। और ये देख के सोहेल सोच रही होती है मुझे लगा ही था कि इस लड़के में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और हम देखते जेन बोलता है काफी ज्यादा टाइम हो गया और किसी ने मेरे ऊपर पैसे स्वॉर्ड नहीं चलाई थी। और हम देखते जुनसेंग सोच रहा होता है ये पक्का एक कोइंसिडेंस है, नया स्टूडेंट मेरा अटैक को डॉज कैसे कर सकता है। और हम देखते वो ऐसे करके जेन को काफी सारा अटैक करता है, लेकिन जेन उन सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। और जैसे वो एक और बार अटैक करता है तो जेन उसकी शॉट पकड़ लेता है तो बोलता है ये तो काफी अजीब बात है कि तुम इस इवेंट में सर्वाइव कर पाए हो, क्योंकि तुम्हारी जैसी बॉडी है उसके हिसाब से कोई भी तुम्हें हरा सकता है। और वो अपने हाथ से उस शॉट को तोड़ देता है। ये देख के शियोमिना काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और तभी जेन बोलता है मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड टाइम देता हूँ, अगर उसके अंदर तुमने अपनी लेम ब्रेड मुझे दे दी तो फिर मैं तुम्हें उतना नहीं मारूंगा। लेकिन हम देखते जेन की पावर देख के वो बंदा काफी ज्यादा शॉक होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है तो मेज क्लास का नया स्टूडेंट है तो आखिर इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। और तभी हम देखते जेन बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ पे एक मौका दिया था लेकिन तुमने उसको नहीं माना। और वो उसको काफी ज्यादा पंच मारता है जिससे वो आउट हो जाता है। फिर हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शियोब जी बोलता है हमारे सामने फर्स्ट टैलेंटेड स्टूडेंट रिवील हो चुका है जो कि है मिन जेन, और मिन जेन को 1 लाख पॉइंट मिल जाते हैं। तभी हम देखते वहाँ पे एक लेडी इंस्ट्रक्टर बोलती है आखिर ये मिन जेन है कौन, यहाँ पे तो हुयन होना चाहिए था। इंस्ट्रक्टर पाक हाजुन आप वापस चेक कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत हो। और तभी इंस्ट्रक्टर पाक हाजुन बोलने लगते हैं
नहीं यहाँ पे सब कुछ ठीक है इंस्ट्रक्टर जियोनसु, क्या आपकी तरफ कोई गलती है? लेकिन वो इंस्ट्रक्टर भी मना कर देते हैं, वो बोलते नहीं मैं यहाँ भी सब कुछ ठीक है। फिर मैं वापस से जेन की तरफ दिखाया था जहाँ पे सोहेल बोल रही होती है आखिर तुम हो कौन? और हम देखते जेन यूजिन को बोल रहा होता है मैंने तुम्हें एक पार्टी इनवाइट भेजा है, फटाफट इसको एक्सेप्ट करो। और यूजिन उस पार्टी इनवाइट को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने मन में सोच रही होती है क्या सच में हमेशा से इतना स्ट्रॉन्ग था। और तभी सोहेल अपने मन में सोच रही होती है उस कमी ने जिनसंग ने मुझे फंसा दिया। यहाँ पे ऑलरेडी एक लड़का है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ में अगर 3 vs 1 है तो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मुझे सबसे पहले इन दोनों को इस गेम से बाहर निकालना होगा। और वो यूजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी जिन अपने मन में सोच रहा होता है वैसे डिसीजन उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, अगर वो ऐसा करेगी तो उसके यहाँ से भागने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन तभी हम देखते सोहेल के अटैक को यूजिन डॉज कर लेती है और सोच रही होती है मेरी इतनी स्पीड के बावजूद भी इस लड़की ने मेरे अटैक को डॉज कर लिया। और तभी जिन सोच रहा होता है वो तब यूजिन को हरा पाती अगर वो एक नॉर्मल पर्सन होती। और फिर हम देखते सोहेल डार्ट्स का यूज करते हुए वापस यूजिन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन यूजिन फोर्स फील्ड का यूज करते हुए खुद को बचा लेती है। और जेन अपने मन में सोच रहा होता है कि भले यूजिन काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन एक करंट स्टोन को हराने में उसको काफी ज्यादा दिक्कत होगी तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही जेन अपनी स्किल को एक्टिवेट करने लगता है तभी शियोमिना अपनी एक यूनिक स्किल को एक्टिवेट करती है जिसका नाम होता है स्वॉर्ड ऑफ एल्फ हिमीर। और उसके इस अटैक की वजह से सोहेल वहीं पे हार जाती है। सोहेल सोच रही होती है ये सब के सभी मॉन्स्टर है और सोहेल के आउट होने की वजह से शियोमिना और यूजिन दोनों को 50,000 पॉइंट मिलते हैं। और तभी शियोमिना बोलती है क्या मैं तुम्हारे रास्ते में आ गई? तभी यूजिन बोलते नहीं तुमने मेरी हेल्प करी, थैंक यू। तभी शियोमिना बोलती तुमने जो मुझे ऑफर दिया था क्या वो अभी वैलिड है? फिर हम देखते शियोमिना भी उनकी पार्टी में ऐड हो जाती है और उस पार्टी का लीडर होता है मिन जेयुन। तभी हम देखते हैं हमें एक शेल्टर का सीन दिखाया जाता है जिसके बाद कुछ करंट स्टूडेंट होते हैं और लोग बोलते हैं यहाँ पे किसी के पैरों के निशान है, इसका मतलब शेल्टर के अंदर कोई ना कोई तो है। और तभी उनमें से एक बोलता है अब हम लोग आगे नहीं जाना चाहिए, हम लोग यही बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं क्योंकि वैसे भी ये गेम 3 दिन चलेगा और कोई भी 3 दिन से शेल्टर में नहीं रह सकता, उनको यहाँ से बाहर तो आना ही पड़ेगा। और तभी हम देखते उनके पीछे यूजिन होती है और उनमें से एक बंदे के ऊपर अटैक होता है और वो बंदा वहीं पे आउट हो जाता है। और हम देखते वो अटैक करके यूजिन वहाँ से भागने लगती है, उसके पीछे वो सारे करंट स्टूडेंट लग जाते हैं। और तभी उसको मिन जेन की बात याद आ रही होती है कि उसने बोला था कि शेल्टर काफी ज्यादा सेफ है लेकिन हम यहाँ पे हमेशा नहीं रह सकते, हम लोग यहाँ पे खाने की जरूरत पड़ेगी और साथ ही हमको बहुत सारे पॉइंट भी कमाने हैं और इसके लिए हमें करंट स्टूडेंट को टारगेट करना होगा क्योंकि सिर्फ उनकी हेल्प से हमको बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं। और तभी हम देखते हैं वार्निंग बताई जाती है कि यहाँ पे पास में क्रिएचर है जो कि यूजर को काफी ज्यादा एब्नॉर्मल स्टेट में डाल सकता है। और तभी यूजिन सोच रही होती है जी तुमने इनको जहाँ पे लाने के लिए बोला था मैं उनको वहाँ पे लेके आ गई हूँ पर मैं अपनी लिमिट पे पहुंच चुकी, मैं और नहीं भाग सकती। और हम देखते वहाँ पे विंड बूस्ट को एक्टिवेट कर देती है और बोलती है जे यून अब मैं सब तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, अगर तुम यहाँ पे फेल होते हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। और तभी यूजिन को बताया था कि आप पहले से इस मशरूम हैबिटेट में पहुंच चुके हैं। और हम देखते जेन को याद आ रहा होता है कि उसने जैसन से पूछा था कि पैरालिसिस स्पोर मशरूम हैबिटेट से बचने का क्या रास्ता है और जैसन ने उसको बोला था कि एसटी का सबसे ज्यादा बढ़िया रहता है क्योंकि ये तुमको बहुत आसानी से फॉरेस्ट ऑफ नाइट में मिल जाएगा, लेकिन ये चीज उसके ट्रीटमेंट में काम आएगी, तुम इसकी मदद से उससे बच नहीं सकते, अगर तुम पहले से मशरूम से इफेक्ट हो चुके हो तो ये तुम्हारे काम जरूर आएगी। और जेन बोलता है बस इतना काफी है। और हम देखते पीछा करते करते वो लोग भी मशरूम हैबिटेट में पहुंच गए होते हैं और उनमें से एक बंदा बोल रहा था जी काफी ज्यादा डेंजरस है, क्या तुमको लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए? और वैसे भी लड़की काफी ज्यादा आगे जा चुकी है तो आखिर हम सोच चीज करके क्या करेंगे। लेकिन हम देखते दूसरा बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है उस नए स्टूडेंट की वजह से हमारा किम सुंग इस गेम से बाहर हो गया। और तभी वो पहला बंदा बोलता है लेकिन फिर भी यहाँ पे पहला जन का क्या मतलब? और तभी हम देखते वो बंदा सोच रहा होता है इस मशरूम हैबिटेट का रेडियस लगभग 50 मीटर है तो पक्का वो लड़की पहला ही जाएगी। और तभी वो एक दूसरे बंदे को बोलता है पाक सुंगुक तुम यहाँ पे बाहर रहना, और हम लोग जाके इस लड़की को फॉलो करते हैं। और तभी वो लोग उस तरफ जाने लगते हैं और दूसरा बंदा सोच रहा होता है मुझे पता है ये उन लोगों का ट्रैप है, लेकिन उन लोगों ने हमें काफी ज्यादा अंडरस्टिमेट कर लिया, आखिर एक नए स्टूडेंट की हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने स्मार्ट बनने की। और तभी हम देखते लोग यूजिन के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं तो आखिरकार लड़की तुम पकड़ी गई। और तभी यूजिन काफी खुश होती है, उनको वेलकम करती है और बोलते तो बताओ आखिर तुम में से कौन मेरे ऊपर अटैक करने वाला है। और हम देखते सारे बंदे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यूजिन उनमें से एक मशरूम को टच कर देती है जिसकी वजह से मशरूम एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ के आसपास के 50 मीटर के लोग 2 घंटे के लिए पहले हो जाते हैं। और तभी यूजिन को याद आ रहा होता है कि वो और जेयून एक फॉरेस्ट के अंदर गए थे और जेन वहाँ पे ट्री से को निकाल रहा होता है और बोले तुम लोग को पता होगा कि ये गेम मार्शल आर्ट वालों को फेवर कर रहा है। और तभी शियोमिना बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, सी रैंक से नीचे की स्किल में जिसके लिए कुछ भी नहीं है। और तभी यूजिन बोलने लगती है कम से कम शियोमिना के पास इनहैंड स्किल तो है पर मेरी तो सारी स्किल को सील कर दिया गया है और मेरे पास सिर्फ कुछ बेसिक मैजिक स्किल है। और तभी जीवन बोलता है हम लोग को इन्हीं बेसिक स्किल का अच्छी तरह यूज करना होगा। और यूजिन क्या तुम्हें चेन स्किल आती है? और तभी यूजिन बोलती है हाँ मुझे आती है, क्या तुम भूल गए मैं ही तुम्हारी टीचर थी। और तभी शियोमिना बोलती है लेकिन हम चेन स्किल की मदद से सिर्फ अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, आखिर तुम्हारा प्लान है क्या? और तभी जेन बोलता है मेरा प्लान है एस टी सैप, इसकी और चेन स्किल की मदद से वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी हमें जेन की तरफ दिखाया था और जेन बोलता है लगता है अपना टाइम आ चुका है। शियोमिना भी बोलता है ठीक है हमें चलना चाहिए।
और हम देखते यूजिन अपनी चेंज स्किल का यूज करती है और बोलती प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन इस टाइम मैं नहीं हूं जिससे तुम फाइट करने वाले हो। और हम देखते जियोन एंट्री के साथ एक बंदे को किक मारता है और तभी उनमें से एक बंदा बोलने लगता है तुमने हमें मशरूम को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम इससे बच पाओगे? मैंने अपने एक बंदे को पहले से ही बाहर रखा है और जैसे ही मशरूम का स्पोर खत्म होगा वो बंदा यहाँ पे आके तुम्हें खत्म कर देगा, क्योंकि तुम भी उसको पैरालाइज होगे। तभी जियोन बोलता है लेकिन मुझे लगता है वो बंदा यहाँ पे वापस नहीं आने वाला। और तभी हम देखते बताया था कि कंटेस्टेंट पार्क सिंगुन आउट हो चुका है और ये वही बंदा था जो कि बाहर खड़ा होता है और उसको किसी और ने नहीं सियो मीना ने आउट किया होता है। और जियोन बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। और तभी वो बंदा बोलता है क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम सारे लोग यहाँ पे 2 घंटे के लिए पैरालाइज है और जैसे मैं पैरालाइज हटेगा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी जियोन बोलता है तुम्हें किसने बोला कि मैं पैरालाइज हूँ, तुम अपने मन से डिसीजन क्यों बना रहे हो? और हम देखते जियोन उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये मूव कर पा रहा है। और हम देखते जियोन बोल रहा है मुझे पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन जो भी हो तुम लोग यहाँ पे बाहर निकलने वाले हो। और हमें बताया था कि ये सब हैश ब्लेसिंग की वजह से हो रहा है क्योंकि वो यूजर को एब्नॉर्मल स्टेटस बचाती है। और हम देखते हैं उस बंदे को हरा देता है जिससे उन लोग को 1 लाख पॉइंट मिलते हैं। और तभी वहाँ पे 3 बंदे और होते हैं, जियोन उनको भी हरा देता है जिससे उन लोगों को 3 लाख पॉइंट और मिलते हैं। और जब इसकी रैंकिंग बाहर आती है तो मिन जियोन 1 नंबर पे होता है और यूजिन और सियोना 2nd रैंक होते हैं, वही हुयोन 4th रैंक होता है। और हम देखते हैं एसटी से आपको पी के यूजिन भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और तभी सियोमिना बोलते तो हमें उस जगह चलना चाहिए जहाँ पे हमने मिलने का डिसाइड किया था। और तभी सियोमिना बोलने लगती है कि जियोन मैजिक के बारे में बहुत कुछ जानता है, मैंने बुक में कभी भी नहीं पढ़ा कि आप चेंज मैजिक को ऐसे यूज कर सकते हो। और तभी यूजिन बोलती है नहीं मैजिक क्लास में उसको भी 3 महीने भी नहीं हुए और इसीलिए तो मैं उसकी टीचर बनी थी क्योंकि मैंने उसको मैजिक की थ्योरी पढ़ाई थी। तभी सियोमिना बोलती है इसका मतलब वो मार्शल आर्ट क्लास से था। तभी यूजिन बोलते कुछ महीने पहले तक वो मार्शल आर्ट से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड था और उसने तो मैजिक क्लास में जाने का कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन उससे बड़ी सरप्राइज की बात ये है ये एसटी से के बारे में जानता है, आखिर उसको इस बारे में कैसे पता चला? सियोमिना बोलती मैं भी इसी बारे में सोच रही हूँ। हम तो लोग जियोन के पास पहुंच जाते हैं और जियोन बोलता आखिर तुम्हारा पहले से कैसा है, लगता है तुम लोग काम काफी आसानी से हो गया। और तभी यूजिन बोलता मैं बहुत तेज भागी, उसके बाद स्पेल को यूज करके फटाफट से गायब हो गई। और सियोमिना आखिर तुम्हारा काम कैसा गया? सियोमिना बोलती हाँ मेरा काम भी हो गया। और तभी यूजिन बोलने लगती है जियोन तुम देखने में तो काफी ज्यादा बेवकूफ लगते हो, लेकिन तुमने इतना अच्छा प्लान बनाया कैसे? और तभी जियोन बोलने लगता क्या तुमने बेवकूफ किसको बोला, तुम्हें क्या लगता तुम मुझे ऐसा बोल सकती हो? और हम देखते सियोमिना सोचिए तो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। और तभी सियोमिना मन में सोचती है नहीं मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मेरे पास इन सब के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर हमें वापस उनके सेटर का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे सियोमिना पूछती है जियोन आखिर तुम क्या बना रहे हो? और जियोन बोलता है मैं स्टेमिना रिकवरी पोशन बना रहा हूँ, मैंने अपने सीनियर से इस बारे में सीखा था। और जियोन सोच रहा था हालांकि सीखने के चक्कर में मैं लगभग 100 बार फेल हुआ। और तभी यूजिन बोलने लगती है आखिर तुम्हारा सीनियर कहाँ से पैदा हो गया, मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारे तो इतने फ्रेंड्स है भी नहीं। और तभी जियोन बोलता तो मुझे छोड़कर तुम्हारे कौन से फ्रेंड्स हैं? और ये बात सीधे यूजिन के दिल पे लग जाती है। और तभी हम देखते यूजिन बोलती है अगर हम लोग यहाँ से निकलना है तो हम लोग को पेट भर खाना खाना होगा, रुको मैं तुम लोग के लिए कुछ बनाती हूँ। और तभी जियोन बोलता है नहीं तुम्हारा खाना खाने से अच्छा कि मैं फ्रूट खा लूंगा। और तभी यूजिन बोलते क्या तुम्हें मेरे खाने पे भरोसा नहीं है? तभी जियोन बोलता भरोसा और तुम पे, तुम्हें याद है तुमने मिडिल क्लास के अंदर किस कलर की कुकी बनाई थी? और तभी यूजिन बोलते हाँ मुझे याद है शायद मैंने पर्पल कलर की बनाई थी। और तभी सियोमिना बोलते क्या तुमने उसके अंदर ब्लूबेरी जैम ऐड किया था? और तभी जियोन बोलता नहीं सियोमिना तुम बिल्कुल गलत हो, इसकी कुकिंग बहुत ज्यादा खराब है और साथ में मेरी भी। और तभी सियोमिना बोलती है वैसे मैं ठीक ठाक कुक कर लेती हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ? तभी जियोन बोलता सियोमिना क्या तुम कुकिंग के अंदर अच्छी हो? और तभी सियोमिना बोलती नहीं ऐसा नहीं है, बस मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ अकेले रहती हूँ तो मुझे वहाँ पे रोज कुकिंग करनी पड़ती है। और फिर हम देखते सियोमिना कुकिंग करने लगती है और जियोन सोच रहा होता है सियोमिना की फैमिली के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी और वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहती है, क्या उसके पेरेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम है? और हम देखते सियोमिना खाना तैयार कर दिया होता है और जब वो लोग उस खाने को खाते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते इसका टेस्ट सच में काफी ज्यादा अच्छा है। और जियोन बोलता मैंने कभी नहीं सोचा कि इस जगह मुझे इतना अच्छा खाना मिलेगा। ये सुनकर सियोमिना शर्माने लगती है, सोचती है मुझे बहुत टाइम बाद इतना अच्छा फील हुआ है। फिर हमें वापस एक कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है। सियोक जी बोलते लगता है मैंने हुइन से काफी ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी क्योंकि वो तो 4th रैंक पे है, 1st और 2nd प्लेस दोनों मेजर्स के पास है। और तभी वो दूसरी वाली इंस्ट्रक्टर बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिस्टम एरर है। और हम देखते गू जैन सोच रहा होता है ये कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, मेजर्स ने अपनी एक पार्टी बनाई और वो लोग अभी इस इवेंट के टॉप रैंक पे चल रहे हैं। और तभी गुजन बोलता है इंस्ट्रक्टर किम जियोन फटाफट से मशरूम हैबिटेट की तरफ दिखाइए। और जब वहाँ पे जियोन को देखता है कि जियोन वहाँ पे अपने सीनियर को इतनी अच्छी तरह से मार रहा है जबकि वो सबके सब मार्शल आर्ट क्लास के हैं और मुझे तो भरोसा नहीं है कि ये सबके सब मेज है जो कि अभी भी मिल्स एकेडमी में एडमिशन ले रहे हैं। और जब वो मिन जियोन का प्रोफाइल देखता है उसके बाद क्लास एप्टीट्यूड मेंशन नहीं होता। और तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है मैं यहाँ पे मिन जियोन की प्रोफाइल लेके आ गया हूँ, मुझे नहीं पता आप इस बात पे भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन सच में ये चीज काफी अजीब है। तभी गुजन बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, लेकिन हम देखते वो बोलने में झिझक रहा होता है। तभी गुजन बोलता तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बताओ आखिर क्या बात है। और हम देखते वो बंदा बोलता है 97% है। गुजन बोलता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और वो बंदा बोलता है मिन जियोन का मैजिक क्लास का एप्टीट्यूड 97% है। और तभी गुजन बोलने लगता है चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और शियोक जी मुझे स्टूडेंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये स्टूडेंट कितना टैलेंटेड है। और तभी शियोक जी बोलते तो क्या इसका मतलब आप भी इस गेम के अंदर एंटर करने वाले हैं?
और गुरजन बोलता है हाँ इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हम देखते हैं मिन जेन की पार्टी अभी भी लगातार स्कोर करे जा रही होती है और उन लोगों के 1.1 मिलियन पॉइंट हो गए होते हैं। जिन बोलता है इतने के साथ में हम लोग फर्स्ट रैंक आ जाएंगे। और तभी यूजिन बोलती है कि आखिर हमने शेल्टर क्यों छोड़ा, क्या इसके पीछे भी कोई रीजन है। और जेन बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसके पीछे रीजन है क्योंकि जो करंट स्टूडेंट है वो बिल्कुल भी फर्स्ट के अंदर नहीं आ रहे। और शियो मीना भी बोलते हैं जेन बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर हम लोग को और पॉइंट कमाना है तो हम लोग उनके पास जाना पड़ेगा। तभी यूजिन बोलते चलो ठीक है, तो फिर हमें भी अपनी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। और तभी यूजिन बोलते चलो ठीक है, वैसे अगर इस इवेंट की बात करी जाए तो आखिर हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है। और तभी शियो मीना बोलती है हाईएस्ट रिकॉर्ड है 1.14 मिलियन। लेकिन तभी हम देखते जेन को कुछ फील होता है, तो बोलता है सब लोग साइड में हो जाओ। हम देखते हैं उन लोग की तरफ एक स्ट्राइक आती है जिससे जमीन भी फट जाती है। और जीवन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये फोर्स सी रैंक से बहुत ज्यादा ऊपर की है। और तभी शियो मीना बोलती है बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। और मिन जेन क्या तुम ठीक हो। और तभी हम देखते जीवन बोलता है मुझे लगता है हम वापिस से मिलेंगे। और हमें पता चलता है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि हुयून होता है। अब इसके क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।